हेलो मित्रों, आप सभी का राम प्रसाद आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। और हमारे अन्य प्लेटफॉर्मों से जुड़े जैसे राम प्रसाद यूजीसी नेट और राम प्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस से जुड़े व्यक्तियों का भी हार्दिक स्वागत है। हमारी जो क्लास हो रही है लगभग 12-13 दिनों के बाद हो रही है। इसके कुछ निजी कारण थे, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। फिलहाल हम क्लास कंटिन्यू करते हैं और प्रयास करेंगे कि क्लास डेली हो और सही समय पर हो। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भारतीय संविधान संशोधन था। उसमें हमने नोट्स पढ़ ही लिए थे और 5 PYQ भी कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट PYQ क्लास 6वीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कहाँ तक कर पाते हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, वह है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि अगर संविधान में संशोधन करना हो तो वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है, अनुच्छेद 368 के तहत। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। और प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का जो उपक्रमण है किया जा सकता है। तो हमने अभी देखा है कि हम लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, बट राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है हमारे संविधान में। और एक बात और, ये संविधान संशोधन लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस तरीके से ऑप्शन डी केवल 1 और 2 सही है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। बट कोई ऐसा विषय है जो राज्यों के हितों को भी प्रभावित करता है तो उसके लिए राज्य की विधानसभा से भी पारित कराना होता है। बट जो पारित होता है वो केवल विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। ये तो सही है। देखिए, उसके पास गया तो वो पारित कर सकती है, वो अस्वीकार भी कर सकती है, ये उसकी इच्छा है। अगर वो पारित करना चाहे तो पारित, अस्वीकार करना चाहे तो अस्वीकार। और जो तीसरा है कि ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकते। इस तरीके से ऑप्शन डी सही।
चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 368(2) के परंतु के वंदों के तहत वर्णित संविधान के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने हेतु जो विधेयक आता है वो भारत की संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपेक्षित बहुमत से यानी विशेष बहुमत से पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाना होता है। लेकिन उससे पूर्व कम से कम आधे आधे का मतलब है कि अभी 28 राज्य है तो 15 यानी 14 प्लस 1 होना चाहिए बहुमत के लिए, 15 राज्य विधानमंडलों द्वारा उस विधेयक को अनुसमर्थित किया जाए। आधे राज्य यदि विधेयक को अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। मतलब अगर आधे राज्य दे देते हैं तो फिर वो माना जाए। राजस्थान विधानसभा समेत अगर कोई भी विधानसभा संकल्प को पारित कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। ऐसे संकल्प में विधानसभा द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब क्लियर देखेगा आपको कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। मैंने आपको बताया था। तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन पर आधे राज्यों की जरूरत होती है। तो वो कौन कौन से प्रावधान हैं? तो देखिए, मैंने बताया था कोई ऐसा मामला है जो संघीय प्रावधान का है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए और संविधान संशोधन की अगर प्रक्रिया है वो स्वयं अनुच्छेद 368 के तहत नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो भी संशोधन होता है वो सामान्य बहुमत से हो जाता है, तो इसमें विशेष बहुमत की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन ए सही है। तो देखिए, भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है। इसमें आवश्यकता अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। तो जो अनुच्छेद 368 में है उसमें 2 प्रकार से और एक इसके बाहर, टोटल 3 तरीके। चलिए देख लेते हैं 3 तरीके कौन कौन से हैं। पहला है साधारण बहुमत द्वारा। तो देखिए, संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता, मतलब ये 368 से बाहर होते। अब इसमें कौन कौन से, तो देखिए, अगर किसी राज्य का नाम है, सीमाओं में परिवर्तन है अथवा नए राज्यों का निर्माण है, राज्यों में जो विधान परिषद चाहे तो शहीद करना हो
या फिर वो समाप्त करना हो, राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि है या फिर कमी करने वाले संशोधन आदि साधारण बहुमत से किए जाते हैं। इसके बाद जो अगला है विशेष बहुमत द्वारा, तो अनुच्छेद 368(2) के प्रक्रिया के तहत जो संसद है वो अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, जो विशेष बहुमत में मैंने बताया था कि आपको कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकते हैं। और जो तीसरा है कि विशेष बहुमत और राज्यों का अनुमोदन, तो अनुच्छेद 368(2) के परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं जो उसकी प्रक्रिया है और उसमें संशोधन करना पड़ता है, और संघ और राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी जो प्रावधान है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की जो शक्ति है एवं उसकी जो प्रक्रिया है, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का जो विभाजन है, जो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, यानी 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, और जो अभी 101वें संविधान संशोधन से प्रावधान किया गया था जीएसटी परिषद आप जरूर ध्यान रख लीजिए, अनुच्छेद पूछता है तो 279 ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए फिर दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो देखिए हमने तो देख लिया 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय, तो ये तो होगा किसी राज्य की विधान परिषद में की समाप्ति, तो इसके लिए जरूरत नहीं है, हमने आपको बताया था। तो देखिए तीसरा है, चौथा है, तो देखिए हम यहीं से आंसर निकाल लेंगे। देखिए तीसरा है, चौथा नहीं है, तो देखिए चौथा खत्म, चौथा खत्म, चौथा खत्म, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आंसर निकले आते हैं। अब हम देख लेते हैं। तो देखिए 2 और थे, तो अगर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। देखिए केवल एकमात्र ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं, क्योंकि केवल लोकसभा नहीं, राज्यसभा भी, ठीक है। दूसरा है कि यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। देखिए मैंने बताया था कि केवल है, देखिए इसमें फिर दे दिया सभी, तो सभी का मतलब ऑल, तो अपवाद है,
तो ये भी गलत है, सभी नहीं, आधे राज्य, ठीक है, आधे राज्यों द्वारा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 368(2) है उसके अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तावित किया जा सकेगा। संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित जो संशोधन है कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, न कि सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा, अनुच्छेद 368(2) का परंतु, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है, अब हमें देखना है कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना है तो हमें जरूरत होगी, तो ये तो सही है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में संशोधन करना है तो ये भी जरूरत है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें अगर संशोधन करना है तो उसकी जरूरत है। देखिए क्यों जरूरत पड़ती है ये भी देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा भी भाग लेती है। अगर कोई भी परिवर्तन करना है, मान के चलिए विधानसभा को हटाना ही हो, तो उनकी अनुमति के बगैर हटाया नहीं जा सकता। अगर राष्ट्रपति की योग्यता में परिवर्तन करना है तो फिर इसके लिए जरूरत नहीं होगी, तो ये गलत है। राष्ट्रपति के पद की शर्त है, इसके लिए भी जरूरत नहीं है, और राष्ट्रपति के कार्यकाल, इसके लिए हमें जरूरत, एक सेकंड, चलिए एक सेकंड, एक सेकंड, अब हमें देखना, हाँ ठीक है, मिल गया मिल गया मिल गया, ओके सर की। तो देखिए ये हमने देख ही लिया था यहाँ तक, तो तीनों स्टेटमेंट में हमें संशोधन की जरूरत नहीं है। केंद्र राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा जो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, तो इसके लिए जरूरत है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो स्टेटमेंट वैसे ही। तो देखिए ऑप्शन डी 14(5)80। तो देखिए राष्ट्रपति की जो योग्यता है, पद की शर्तें हैं और कार्यकाल जैसे विषय विशेष संविधान की संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते। इनमें कोई भी जो परिवर्तन है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। एक सेकंड रुकिए, चलिए मित्रों घर से फोन आ गया था, तो देखिए इनके लिए संशोधन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। मतलब ऐसा पहला संविधान संशोधन पहला कौन सा था वो, जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। देखिए वो संविधान संशोधन तीसरा था 1954। तो भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की जो शक्ति है उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया। 368(2) का परंतु की के अनुसार संविधान के निम्नलिखित उपबंधों जैसे अनुच्छेद 54, 55, 73,
162, 241, 279 का। देखिए सीधा दे दिया है, भाग 5 का अध्याय 4, 6 का अध्याय 5, 11 का अध्याय 1, 7वीं अनुसूची संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368 में उपबंध संशोधन करने के लिए वाले विधेयक में संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपेक्षित रूप से पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उसे उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होता है। ठीक है, तो तृतीय जो संविधान संशोधन अधिनियम 1954 द्वारा 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी जो समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट है उसकी जो प्रविष्टि 33 में संशोधन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 368(2) के प्रतिनिधित्व के अधीन पहला संशोधन था। ठीक है, अब जो प्रश्न है कि उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। देखिए वो पूछ रहा है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, तो फिर अगर वो अस्वीकार कर दिया है तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई और तरीका नहीं है पास कराने का, दोनों सदनों की विशेष बहुमत से अनुमति आवश्यक है। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। किसी एक सदन द्वारा पारित होने तथा फिर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत होने और दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं, यानी जो अनुच्छेद 108 के तहत जो जॉइंट सिटिंग होती है वो नॉर्मल विधेयकों के लिए है, 368 के लिए नहीं। ठीक है, देखिए कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, लेकिन डरना नहीं है आपको। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। और पहला है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। देखिए क्लियर हो जाता है तो गलत है। दूसरा है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वे अनुमति दें। देखिए 1971 से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जब इंदिरा गांधी जी ने 24वां अमेंडमेंट किया 1971 में और बाध्य कर दिया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तीसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट से इस तरीके से केवल 2 और 3 सही। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 368(2) के प्रावधानों के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती।
संविधान संशोधन विधेयक को अपेक्षित रूप से संसद द्वारा पारित यानी आवश्यकता होने पर अगर आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा भी अनुमोदित होना चाहिए। होने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि उस विधेयक पर अपनी अनुमति दें और विधेयक को न तो अपने पास रोक सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत का मैंने आपको बता दिया कि कुल सदस्य संख्या को बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। इस विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। देखिए मैंने बताया था कि अनुच्छेद 368 में 2 और टोटल 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट गलत है। हालांकि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, जो अभी हमने देखा था, ये भी गलत है। तो देखिए केवल एक सही है अभी तक तो। और लास्ट है कि राष्ट्रपति अरे यार एक सेकेंड देखना होगा कहाँ पे चले गए। अरे कि एक सेकेंड, हाँ रहा। अगला है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए केवल 1 और 4 सही है। पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कितने प्रश्न हैं। देखिए इसमें प्रश्न बहुत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हम 16 प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लगभग प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसका क्लॉज 2 के तहत संविधान संशोधन की 2 विधियां हैं। पहला है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और जो दूसरा है, इस प्रकार पारित संशोधन विधेयक में ये तो होना ही चाहिए और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी। संविधान संशोधन विधेयक संसद के हम किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी, यानी वीटो प्रयोग नहीं कर सकता। और 24वां संविधान संशोधन 1971 से ऐसा प्रावधान किया गया था, जो कई बार पूछा है, फिर भी पूछ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई।
देखिए मैंने बोला भी था, देखो ये पूछ भी लिया है, 24वां संविधान संशोधन। तो देखिए 24वां जो संशोधन है अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो संविधान संशोधन विधेयक को पहले ही कर सकता था, जो वीटो और राष्ट्रपति की शक्ति छीन ली गई। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार इस संविधान के संशोधन का जो आरंभ है संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तावित करके ही किया जा सकेगा, और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो विधेयक को अनुमति देगा का मतलब है कि कंपलसरी, तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। परंतु कतिपय मामलों में विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडल का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 24वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था, ये सही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था, ये भी सही है। तो जो 101वां है उसमें जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं एक से एक। तो देखिए 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भाग 20 के संविधान संशोधन संबंधी अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन करने की जो प्रक्रिया के साथ संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति जोड़ी गई तथा राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसी संशोधन से अनुच्छेद 368 में खंड 3 के तहत प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द दिया गया कि कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ था, उसके तहत अनुच्छेद 368 का जो खंड 2 के परंतु के भाग एक से Is this a story about bosom buddies? Two bosom buddies? कुछ भी हो गया Minchial. तो फिर समस्या हो जाती है। ठीक है, अनुच्छेद में 279 का देखिए 279 ए जोड़ा गया था और उसमें जीएसटी काउंसिल संबंधी संवैधानिक प्रावधानों हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी
किया गया था। और जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था तो 1951। देखिए इम्पोर्टेंट है, पहला है तो इम्पोर्टेंट है। तो जो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 को सदन में प्रस्तुत किया गया था। यह पारित होकर जून 1951 में अधिनियमित हुआ था। प्रथम जो संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 15, 19, 85, 87, 74, 76, 341, 42, 72, 76 में संशोधन किया गया। 2 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 31A और 31B। और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है नवी अनुसूची जो पूछ लिया था। ठीक है, अब देखिए फिर भी पूछा है कि संविधान का जो प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए कुछ राज्यों के में किए गए कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से और जो भी प्रावधान किए गए वो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए, जिससे इसकी न्यायिक जांच न हो सके। देखिए क्या हुआ, शुरू में देश के विकास के लिए रोड ट्रेन के लिए भूमि की जरूरत थी, और जब भूमि का आवंटन या फिर भूमि जब सीज की गई या ली गई तो लोगों ने केस करे थे कोर्ट में, इस वजह से प्रावधान किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 है, देखिए वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, और 31B उन 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। ठीक है, तो आज के लिए चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई थी। तो देखिए पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, तो आज हमने इतना कर लिया है और कल हम प्रश्न नंबर 22 से फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आप सभी हमें प्यार दो और हमारे चैनल को लोगों तक ज़्यादा शेयर करो, इससे आपको भी फायदा होगा और जो अन्य व्यक्ति देखेंगे उनको भी फायदा होगा। देखिए अगर आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है तो उसमें इसको लेने में आपको कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। मैंने ना ही इस पर कोई मेंबरशिप लगाई, मैं चाहता तो मेंबरशिप भी लगा सकता, लेकिन मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य 1-2 घंटे रोज आपको फ्री कंटेंट उपलब्ध कराना, जो सर्वश्रेष्ठ कंटेंट हो। यूजीसी नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो हम प्रसाद यूजीसी नेट पे जाइए, वहाँ पे बेहतरीन PYQ चल रहे हैं। रोज 10 प्रश्न विथ व्याख्या सहित डिस्कस करते हैं। चलिए तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।